प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आप हमारे लोगों को उसकी तफसील बताएं। जी मेरे साहब आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम जब 21 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बाई लॉ ये ज़रूरी है कि उसको हर 3 हफ्ते के बाद जो लॉ बना हुआ है कि हर 3 हफ्ते के बाद उसको रिव्यू किया जाए। तो जो पहले 3 हफ्ते गुजरे तो उसके बाद उन्होंने रिव्यू किया कि अभी ये मज़ीद 3 हफ्ते इसे एक्सटेंड करती है। तो इस दफ़ा बाज़ लोगों को उम्मीद थी कि शायद किसी किस्म की नरमी की जाए, क्योंकि इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इसे ईज डाउन करें। बल्कि यूरोप में आप देखें कि उन्होंने बहुत से मुल्कों ने बहुत सी बातें ईज डाउन कर दी हैं। इटली ने कर दी हैं, स्पेन ने कर दी हैं, जर्मनी ने कर दी हैं, फ्रांस ने कर दी हैं जी। तो उधर अमेरिका में भी ट्रंप कह रहे हैं, हालांकि वहाँ भी मुखालफत हो रही है, लेकिन चूंकि ट्रंप की सारी जो पॉलिटिक्स है वो इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, मईशत पे डिपेंड करती है, इस वजह से वो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी माशी सरगर्मियाँ शुरू की जाए। लोग मरते हैं मरे, हालांकि उससे ख़तरा है उधर भी, लेकिन वो लोगों की इतनी परवाह नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं शुरू, ताकि नवंबर में जो इलेक्शन है पहले वो जीत सके। तो स्कॉटलैंड में निकोलस स्टर्जन ने जो आज रिव्यू था तो उन्होंने वैसे पहले ही कह दिया था, मुश्किल नज़र आ रहा था कि वो इसे ईज डाउन करेगी। तो आज उन्होंने सारे जो फिगर्स बता के उन्होंने कहा है कि अभी हम उस पोजीशन पे नहीं आए कि इसे नरम किया जाए, क्योंकि अगर नरम किया गया तो जो कुछ हमने आज तक हासिल किया है ये सारा चला जाएगा और मुमकिन है कि ये जो वबा है पहले से ज़्यादा ज़ोर के साथ वापस आए। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जब भी मुनासिब वक्त आएगा हम इंशाल्लाह इसे ईज डाउन कर देंगे। लेकिन साथ उन्होंने एक और बात भी कही है कि अगर, क्योंकि अगला रिव्यू जो है वो 3 हफ्ते के बाद है, वो कह रही हैं कि अगर 3 हफ्ते से पहले ही हमने देखा कि हालात बेहतर हो गए हैं तो हम इसको बाज़ी चीज़ें जो है ना वो नरम कर देंगे। जो ठीक है कि हम इसको ईज डाउन करने की कोशिश करें, हम इसको ईज डाउन करने की शायद कुछ माशी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश थी कि चारों जो कौमें हैं यूके की वो एक साथ ही सारे इकदाम करें, लेकिन आपको पता है कि बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने आज नहीं किया है। वैसे तो उन्होंने पहले कहा था कि हम 2-3 दिन देखेंगे, वो इतवार तक मेरा ख्याल है इंतजार कर रहे हैं डाटा का। जी वो डाटा का वेट कर रहे हैं, इतवार तक वो देखेंगे क्या पोजीशन है और फिर मुमकिन है कि वो ईज डाउन कर दें। कुछ लग रहा है क्योंकि उनको प्रेशर उन पे तो यही जी, लेकिन वो ज्यादा ईज डाउन नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि बाकी जो इलाके हैं स्कॉटलैंड की तरफ से उन पर प्रेशर है और शायद वेल्स ने भी अभी कुछ नहीं। अब डेथ टोल यहाँ का यूरोप में सबसे ऊंचा हो गया आज बर्तानिया का। जी, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे ब्रिटेन का है, बर्तानिया का है। तो हो सकता है कि वो कुछ पाबंदियां जो है हटा दें, लेकिन कुछ इंडस्ट्री से कम कर दें, लोगों को बाहर जाना इजी कर दें, इस तरह की कुछ वो पाबंदियां हटाने का सोच रहे हैं। क्योंकि माशी प्रेशर भी तो बहुत है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कहा है जी कि ये बहुत बुरा किस्म का रिसेशन आ रहा है। जी, स्कॉटलैंड ने मेरे सब इस वजह से थोड़ा सा डिले किया है वो उसको कि स्कॉटलैंड में इस वक्त स्कॉटलैंड में जो रेट है इन्फेक्शन का वो बाकी यूके से ज्यादा है। तो उसकी वजह ये है कि चूंकि स्कॉटलैंड में जो पहला केस आया था इसका इन्फेक्शन का वो लेट आया था इंग्लैंड से पहले। तो इस वजह से टाइम शायद उतना ही लगे, लेकिन चूंकि इधर पहला जो इन्फेक्शन का केस लेट बाद में आया था, इसी हिसाब से ये लेट ही खत्म होगा। जारी बात है कि वो उसको अपना टाइम जो भी होता है। जी शेख साहब, उसी के साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो एथनिक मिनॉरिटीज़ के मुतालिक हमारी रिपोर्ट आई थी कि हमारे ज़्यादा लोग, आप एक थोड़ी सी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट आई है कि हमारे लोग
ये एथनिक मिनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले क्यों मरे, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसका भी जिक्र कर लिया जाए फिर हम जी भाई साहब, आज वो एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि एशियन और जो अफ्रीकन काले वगैरह जो हैं इनमें शराब कितनी है और क्यों है। सबसे ज़्यादा जो शराब है वो अफ्रीकन में है, ब्लैक अफ्रीकन में, और वो 4%, 4.7% है मर्दों में और 4.2% है औरतों में। उसकी शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि जो काली औरतें हैं ये नर्सिस बहुत ज़्यादा हैं हॉस्पिटल में। ठीक, जो आप अक्सर देखते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, जिम्बाब्वे और अफ्रीका के मुल्कों से बहुत ज्यादा यहाँ मेल फीमेल नर्स, मेल नर्सें भी बहुत ज्यादा। जी, दूसरे नंबर पे जो कम्युनिटी है जो ज्यादा इसका शिकार बन रही है वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है। इनमें 2.7% है डेथ रेट जो है। इसके बाद आ जाते हैं इंडियंस। इंडियन में मेरा ख्याल है 1.6% कुछ ऐसे है। ठीक, और सबसे जो कम है वो चाइनीज में है, वो 1.2 है। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी तकरीबन एक ही जनरेशन है, एक ही कल्चर है, तो इनमें ये फ़र्क क्यों है? उसकी शायद वजह कई है। एक तो ये है कि हमारे जो लोग हैं उनमें लिविंग स्टाइल हमारा जो है डिफरेंट है, खाने पीने का, ये जो चीजें हम खाते हैं, हमारे यहाँ बीमारियों का जो लेवल है वो डिफरेंट है। आप देखें ज़ियाबतीस, दिल की बीमारियां, ये हमारे लोगों में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरी कम्युनिटीज। ब्लड प्रेशर है जी, दिल की बीमारियां हैं, शुगर है। तो इनसे ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। जब आपको दीगर बीमारियां होती हैं तो इस बात का ज्यादा इम्कान होता है कि कोरोना आपको जल्दी पकड़ लेगा। तो एक वजह यह भी हो सकती है। दूसरा एक ये भी है कि हम फ्रंट लाइन पे काम करते हैं। मेरे ख्याल 70-80 हज़ार हमारे टैक्सी ड्राइवर होंगे, कोई 8-10 हज़ार हमारे बस ड्राइवर होंगे, फिर हमारे दुकानदार हैं, हजारों लाखों की तादाद में है जी। आप जिधर भी देखें, किसी जगह पे भी जाएं, आपको हमारे पाकिस्तानी दुकानदार नजर आएंगे। तो टेक वे, ये ग्रोसरी की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, ये सारे जो हैं ये हमारे पास ही हैं सबसे ज्यादा। और ये फ्रंट लाइन पे काम करने वाले लोग हैं, ये सारे जो फ्रंट लाइन पे काम करने वाले लोग हैं। तो ये ये भी वजह हो सकती है। जो इंडियंस में कम होने की वजह है वो हो सकता है। एक और बात भी है कि शायद अवेयरनेस भी हम में कम है, हम एहतियात भी कम करते हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल वजूहात में हम वादा ना करते जी नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। जैसे कि आपको पता है जो यूके के जो चीफ साइंटिस्ट है नील फर्गसन, वो आज रिजाइन कर गए हैं। उन्होंने जो हुकूमत को मशवरा दिया कर, बड़े अच्छे साइंसदान हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो चले गए अपनी गर्लफ्रेंड के पास, उनको कोरोना हो गया तो उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। जिस तरह यहाँ स्कॉटलैंड की चीज जो मेडिकल ऑफिसर है, हाँ, वो उन्होंने विजिट किया अपने दूसरे घर का। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज्यादा जिम्मेदारी का उन्हें मुजाहरा करना चाहिए। तो बात यह है कि ये जो कोरोना है ना, ये ना आपका ओहदा देखता है, ना आपका रंग देखता है, ना आपका मजहब देखता है, ना आपका इलाका देखता है। आपने एहतियात करनी है, ऐसे ही आपने सिर्फ एहतियात करनी है। और हमारे लोग शायद कम एहतियात करते हो, ऐसे ही है। शेख साहब ठीक है, जहां हम ये कोरोना की बात कर रहे हैं, मैं आपके थोड़ा सा ये जिक्र करना चाहूँगा कि जहां और मुल्कों ने भी, आपको पता है चाइना ने भी अपनी वैक्सीन या आप उसको कह लें मेडिसिन्स लाए हैं, उस पर तजुर्बात शुरू हैं। आज जापान ने भी अपनी एक दवाई को ट्रायल बेसिस पे शुरू किया है। जी जी, आप थोड़ा सा हमें उसका जी। जापान ने रेमडेसिविर एक मेडिसिन है, उसको उसने स्टार्ट किया है इलाज के लिए। ये पहले एबोला के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये जो मेडिसिन है। तो उन्होंने सरकारी तौर पर कहा कि हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ किया जाए। एक मजीद दवाई वो कल सामने ला रहे हैं। अच्छा, इसमें जो वैक्सीन है या वो भी दवाई है? मेरे सर वैक्सीन का और मेडिसिन का मैं पहले थोड़ा सा फर्क जी, मैं इसीलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारे बहुत से लोगों का इसका नहीं पता, वो बड़ा मिक्सअप करते हैं। आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को एक्सप्लेन कर दें कि ये वैक्सीन और इसमें मेडिसिन में फर्क क्या है। वैक्सीन में सब ये होती है कि किसी बीमारी के लगने से पहले उसके बचाव के लिए उसे लिया जाता है। ये जो वैक्सीन होती है ये फ्लू जैक लगाया जाता है। ये बॉडी में जाके किसी खास बीमारी के खिलाफ एक शील्ड बन जाती है।
एक मुदाफियाती निजाम को, दफाई निजाम को उसके खिलाफ मजबूत करती जी बिल्कुल, है। ये उसको फिर आपको वो बीमारी लगती नहीं है। ये वैक्सीन है। मेडिसिन होती है कि किसी को कोई बीमारी लग गई है तो इसके बाद उसका इलाज जो करना है वो मेडिसिन है। ठीक, ये फर्क है। अभी तक वैक्सीन कोई ईजाद नहीं हुई है। अभी तक मेडिसिन की बात, अभी तक जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ मेडिसिन है। जी। अमेरिका में भी मेडिसिन आई है जो पिछले वीक उन्होंने शुरू कर दिया है ट्रंप ने, कि उन्होंने कहा है कि इसे आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, वैसे नहीं अभी। लेकिन जापान ने जो आज शुरू की है वो कह रहे हैं कि इसे आप इस्तेमाल करें हॉस्पिटल में। तो वैक्सीन अभी इसकी तो आने में मेरे ख्याल है कम से कम चंद माह जरूर लगेंगे, बड़ी जल्दी भी आई, क्योंकि वैक्सीन का जो वो तो बता रहे कई हैं टेस्ट भी होती है, ये उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं, पहले जानवरों पे फिर इंसानों पे फिर उसका देखे जाते हैं। नहीं, फिर वो सारी दुनिया में मुख्तलिफ, अफ्रीका में, हर एक एशिया में, साउथ एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, उधर वो सारी दुनिया में टेस्ट करेंगे कि उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके वेदर पे क्या असरात होते हैं, उसके डिफरेंट जनरेशन ठंडे में मौसम क्या के, होते गर्म हैं, मौसम के, रेसिस पे क्या असरात होते हैं, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। तो उम्मीद है जो हमारी जो पहली वैक्सीन है इंशाल्लाह सितंबर तक आ जाएगी। अब जब वो आ जाएगी फिर हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी है ये काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती हम इसी तरीके से खतरे में रहेंगे। अच्छा, नहीं शेख साहब, उसमें एक और बात भी जो है कि वैक्सीन आ गई, अब वो कितनी बड़ी तादाद में बनेगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है ना। जी हाँ, पहली जो वैक्सीन आ रही दुनिया अब 7 अरब आबादी है। जी हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को इससे सेफ रखा जाए तो आपको 7 अरब वैक्सीन कम से कम जरूरत होगी जी। तो 7 अरब को बनाने के लिए उसकी कास्ट, अभी से आपको पता है कि ये जो अमेरिकन कंपनियां उन्होंने काम शुरू कर दिया है, ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं जी कि उन्होंने पैसे बनाने के लिए जी मुख्तलिफ तरीके सोचने शुरू कर दिए हैं। जी। तो ये मेरा ख्याल बहुत बड़ा पेचीदा अमल होगा और बड़ा अभी जो पहली वैक्सीन आ रही है ये 1 मिलियन की तादाद में आ रही है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली है जी। लेकिन 1 मिलियन तो कुछ भी नहीं, जीरे के बराबर है। जी हाँ जी, सिर्फ ये है कि स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी तो आपको पता है ये जो मेडिसिन कंपनी है, ये जो हमारा सिस्टम है ना कैपिटलिज्म का, इसमें कई माफियाज हैं बिजनेस के। ये एक फार्मास्यूटिकल माफिया है, एक तेल का माफिया है, एक असले का माफिया है, हर चीज का माफिया। ये माफिया है, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। यकीन शेख साहब, क्योंकि टाइम ग्लासगो के गिरदनवा में अजान असर का वक्त करीब है, उससे पहले हमने एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं बताता चलूं कि आज हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे ग्लासगो के मशहूर मारूफ अकाउंटेंट हैं जनाब हारिस अहमद, वो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे और हम उनसे ये चाहेंगे कि ये जो गवर्नमेंट लोगों को हेल्प कर रही है, ये इसका क्या तरीकाकार है। ठीक है, बहुत से लोगों का उनको पता नहीं है, तो हम उनसे थोड़ी सी इसके मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। जी जरूर जी। ग्लासगो और उसके गिरदोनवा में अजान असर का वक्त हुआ चाहता है। एक कमर्शियल ब्रेक और अजान असर के बाद फिर हाजिर खिदमत होते हैं। खबर और तबसरा में मेजर माजिद और ताहिर नाम शेख एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे अर्ज किया था कि प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम गुफ्तगू करेंगे कि यूके गवर्नमेंट ने बिजनेसमैनों या बिजनेस तबका के लिए जिन मुराद का ऐलान किया है उनकी क्या सूरत हाल है और क्या वो लोगों को मिल रहे हैं या उसमें लोगों को क्या मुश्किलात हैं। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हमारे ग्लासगो के मशहूर मारूफ अकाउंटेंट हारिस एंड कंपनी के जनाब हारिस अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं। हारिस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जैसा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि हम एक बहुत ही बुरे रिसेशन में जा रहे हैं, गालबन 1930 के बाद ये इस मुल्क का सबसे बुरा रिसेशन होगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो रिसेशन आ रहा है इसमें स्पेशली क्योंकि आपका ताल्लुक जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से है और आप लोगों के ये सारे मामलात देखते हैं, आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। तो जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
और ये जो रिसेशन की बातें हैं ये इस कोविड-19 से पहले भी हो रही थी। अगर आप यूट्यूब उठाएं और प्रेस में जाएं या इकोनॉमिस्ट जो हैं वो काफ़ी देर से 2008 के बाद जो पहला रिसेशन हुआ था हमारी कह लें कि लाइफ टाइम के अंदर और जो हमारी रीसेंट हिस्ट्री के अंदर, उसके बाद ये कह रही थी कि एक बबल बिल्डअप हो रहा है और ये रिसेशन आने वाला है। उनकी प्रेडिक्शंस थी कि ये लास्ट ईयर आएगा, लेकिन अब ये चूँकि कोविड आया है उसके बाद ये ज़्यादा बात वाज़ेह हो गई है कि ये डेफिनेटली रिसेशन में हम जाने वाले हैं सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स। और ये वाकई ही बहुत बड़ा रिसेशन होगा क्योंकि पहले कुछ एक इंडस्ट्री, मतलब आप कह रहे हैं कि ये सितंबर 2020 के बाद आएगा? सितंबर 2020, क्योंकि रिसेशन की डेफिनेशन ये होती है कि 2 क्वार्टर कंसेक्यूटिव जब वो आपकी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में चली जाए तो फिर उसको वो ऑफिशियली वो डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, तो अभी बेसिकली नॉट जस्ट रिसेशन इज गोना बी डीप रिसेशन, आप कह रहे हैं डीप रिसेशन, तो हम डीप रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, कुछ तबका जो इकोनॉमिस्ट का है वो कह रहे हैं कि हम रिसेशन में नहीं जाएंगे। इसी वजह से आप ये देखें जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और जिस कह ले फराग दिली के साथ वो लोन्स दे रहे हैं वो इसी वजह से है कि ये जैसे ही हालात नॉर्मल हों और लोग अपने बिजनेसेस खोलें, उनके पास इतना कैश फ्लो अवेलेबल हो कि वो दोबारा जाके स्पेंड कर सके, बिजनेसेस भी और लोग भी, वो नए इक्विपमेंट खरीद सकें, नई बिल्डिंग बना सकें, एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकें। तो गवर्नमेंट भी उसको काउंटर करने के लिए ऑलरेडी ये मेजर्स उठा चुकी है। हारिस साहब, गवर्नमेंट ने जो फरलो की स्कीम शुरू की थी जी उसका मकसद था जॉब को बहाल रखना, जॉब रिटेंशन स्कीम से कह रहे थे। जी तो अभी जो पोजीशन जा रही है ये देखिए, जो ब्रिटिश एयरवेज है उसने 12,500 जॉब्स खत्म कर दी हैं, वर्जिन अटलांटिक ने 4,000 जॉब्स खत्म कर दी है। तो इसका मतलब है कि ये स्कीम जो है ये अमली तौर पे कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि वो कंपनीज ये समझ रही हैं कि जब हम 3 माह के बाद दोबारा, क्योंकि जून में ये स्कीम खत्म हो रही है, तो जून के बाद जब वो काम शुरू करेंगे तो वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि इस जॉब रिटेंशन स्कीम में जो उन्हें मदद मिलनी है इसके बावजूद वो इसे कंटिन्यू कर सकें। और वो सोच रहे हैं कि बजाय इसके कि हम इसे कंटिन्यू करें, हम उनको रिडेंडेंट कर दें। जी, बहुत ही आपने अच्छा सवाल उठाया है। ये गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसकी कॉस्ट भी बहुत हैवी है, तकरीबन 8 बिलियन पर मंथ उनको आ रही है। अब ये कह लें कि उन्होंने ये जल्दी में डिसीजन ले लिया या इसको प्रॉपरली सोचा नहीं या क्या भी है। अब हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट देख रही है कि ये अनसस्टेनेबल है कि लोगों को आप इतनी ज़्यादा सैलरी घर बैठे दे रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे जो बिजनेसेस हैं, जैसे आपने कहा ब्रिटिश एयर और वर्जिन एयर, उन्होंने देखना है कि क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी होगी कि हम फ्यूचर के अंदर इतने ऑपरेशंस को, जो कि हमारे पहले ऑपरेशंस थे, उसके ऊपर वापस जा सकें या ना जा सकें। तो अब वो ये देख रहे हैं कि जब हम 3 महीने के बाद हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री और लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, हॉलीडेज़ पे नहीं जाएंगे, तो हमारे लिए इन ऑपरेशंस को उस लेवल पे मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उनको पता है कि ये 3 महीने के बाद भी हमने इन लोगों को फारग कर देना है। तो वैसे भी जो फरलू स्कीम गवर्नमेंट लाई थी, उन्होंने ये कंडीशन रख दी थी, उसके अंदर एक कह लें कि थी कि अगर आप समझते हैं कि ये फ्यूचर के अंदर जब भी आप इनको निकालना चाहेंगे तो आप एम्प्लॉयज़ को निकाल सकेंगे। ये कोई टर्म नहीं, कंडीशन नहीं थी कि आप जिसको फरलू करेंगे उसको जॉब से नहीं निकाल सकेंगे। तो फरलू स्कीम उनकी थी कि गवर्नमेंट, लोग, एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब के अंदर रखें, उनको ना निकालें, और जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो वो लोग वापस उन्हीं जॉब्स पे चले जाएंगे। जबकि जो बिजनेसेस बुरी तरह अफेक्ट हो रहे हैं उनको पता है कि हमने 3 महीने बाद उस स्टेज पे नहीं होना कि हमें इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, हमारे ऑपरेशंस बहुत कम हो जाएंगे और हमारी जो डिमांड है सर्विसेज की वो नहीं रह जाएगी, तो वो उसी हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं।
हारिस साहब, बड़ी मुश्किल के साथ हम उस बहरान से अभी निकले थे, बल्कि अभी भी फंसे हुए थे जो 2007 में आया था। ऑस्टेरिटी की पॉलिसी चल रही थी, तो इस बहरान के मतलब कहा जा रहा है ये उससे कई गुना ज्यादा गहरा होगा और इसके जो असरात है ये कई डिकेड तक शायद जाएं, और कह रहे हैं कि ये 1930 के बाद जो ग्रेट रिसेशन हुई थी उसके बाद सबसे बड़ी रिसेशन आएगी। तो आज जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर ने जो दिए हैं, पहले ये कहा जा रहा था कि जून तक जो हमारी इकोनॉमी है 33% डाउन जाएगी, इसके बाद जब कोई दोबारा शुरू करेंगे काम तो बाउंस बैक करेगी और तेजी के साथ तरक्की करेगी, और ओवरऑल जो साल के एंड पे जो लॉस होगा वो सिर्फ 6% का होगा। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने कहा है कि ये 14% होगा, 14%। और ब्रिटेन जैसे कंट्री के लिए, तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए इतना ज्यादा डाउन जाना ये तो बड़ी खतरनाक बात। क्या पोजीशन होगी बरतानिया की? ये आपने कहा है, देखें ये इकोनॉमिस्ट जो से हैं ये एवरी वीक और एवरी मंथ अपनी फिगर्स को, एनालिसिस को रिवाइज कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। कोई भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि हम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद कहाँ होंगे, क्योंकि अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि ये लॉकडाउन कब तक ख़त्म होना है। अभी आपने देखा है रिसेंटली प्रेस में आने शुरू हुआ है और शायद आज अनाउंस करें कि वो आगे प्लान क्या है इस लॉकडाउन को ईज डाउन करने के लिए। स्कॉटलैंड में तो भी नहीं कर रहे, निकला ने कह दिया। स्कॉटलैंड तो जी वो इन पे भी प्रेशर आ जाएगा, हम पे भी प्रेशर आ जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली इनको बैलेंस करना है गवर्नमेंट को कि हेल्थ, लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी और बिजनेसेस, क्योंकि बिजनेसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और जो आपने रिसेशन की बात की है या आगे ऑस्टेरिटी की बात की है, वाकई हम बड़ी मुश्किल से निकले थे अभी और हम एक लंबी एक ऑस्टेरिटी में जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है चांसलर टू चांसलर। जो पिछले चांसलर थे जॉर्ज ऑसबॉर्न, जिन्होंने ऑस्टेरिटी की पॉलिसी लाए थे, उनका ऑब्वियसली अपना एक एजेंडा था, अपनी एक थिंकिंग थी कि मैंने इकोनॉमी को इस तरीके से स्टेबल करना है। ये जो नए चांसलर हैं ये देखा जाएगा कि ये क्या ऑस्टेरिटी की तरफ जाते हैं या ये कहते हैं कि नहीं, हमें पंप करना चाहिए मनी इकोनॉमी के अंदर ताकि इकोनॉमी में पैसा हो और इकोनॉमी फ्लरिश करे और हम बाद में रिकवर करेंगे। तो अभी 6% या 14% हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और ये फिगर्स आप देखिएगा कि फ्यूचर में भी रिवाइज होती रहेंगी। ये सिर्फ एस्टिमेट्स होते हैं जो कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो भी उनके पास अवेलेबल डेटा होता है उसके ऊपर करते हैं। तो जो अभी मुझे और जो मैंने अपने दोस्तों अहबाब से जो इकोनॉमिस्ट भी हैं उनसे डिस्कशन की है, उनके मुताबिक तो ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर होना है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट एकदम से लोगों को पैनिक मोड में नहीं लाना चाहती। अगर वो यही कह दें कि जी बहुत बड़ा रिसेशन आएगा, ये आएगा, तो उनके लिए फिर क्वेश्चन बनना, ये होता भी नहीं है गवर्नमेंट्स में। तो वो जरा आपको रोजी पिक्चर दिखाएंगे, वो प्ले करेंगे, प्ले अबाउट करेंगे विद द फिगर्स, कि छोटा करके बताएं उसको कि भाई जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटा करके, शुरू में छोटा छोटा बताया, बाद में जो कुछ होता रहे। मैंने देखा था कि 10 साल के बाद स्कॉटलैंड में, ये ग्लासगो वगैरह में थोड़ी सी हाउसिंग जो मार्केट है ये अब जानी शुरू हुई थी। अब थोड़ी सी कीमतें पिछले क्वार्टर में वो कह रहे थे कि अब बढ़ेंगी कीमतें जो हैं, लेकिन अब जो पोजीशन आ गई है ये मकानात की जो कीमतें हैं, मोस्टली ये होता है कि नवंबर में मकानात बिकने कम हो जाते हैं और फरवरी तक नहीं बिकते हैं। फरवरी के बाद मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर जानी शुरू होती है। ऐसे ही अक्टूबर नवंबर तक बिकते हैं, फिर लोग क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो अब तो ये नजर आ रहा है कि ये तो अगले नवंबर तक भी नहीं बिकेंगे। तो क्या ये जो हाउसिंग मार्केट है ये बहुत बड़े क्रैश नहीं हो जाएगी, बहुत बड़े क्राइसिस में नहीं आ जाएगी कि जो लोग बेचना चाह रहे हैं वो जब नहीं बिकेगा तो तंग आके बेचेंगे तो उनको तो अपनी जो कीमत है वो नहीं मिलेगी, वो तो नहीं मिलेगी, बल्कि उसको कई गुना कम पे शायद उन्हें बेचनी पड़े। बिल्कुल आपने बजा कहा है, ये भी अगेन पार्ट ऑफ इकोनॉमी है। और आपको पता है कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है किसी भी कंट्री के अंदर, और बैकबोन भी है, बैकबोन होती है कंट्री की। तो पहली बात तो ये है कि हमने ये डिटरमाइन करना है कि ये घरों की कीमतें क्यों बढ़ती हैं। घरों की कीमतें जब लोगों की अफोर्डेबिलिटी हो जाती है, आपने देखा अभी ग्लासगो के अंदर
हमारे और पूरे स्कॉटलैंड के अंदर ये था कि आपको ऑफर्स ओवर मिल रही थी 10, 15, 20% तक बाज़ एरियाज के दे रहे अंदर। थे। जो हाउस प्राइस है होम रिपोर्ट के मुताबिक उससे 20% ऊपर आपको ऑफर जाकर जी हाँ। ऑफर देनी पड़ती थी। और कई दफ़ा तो ये होता था कि लॉन्ग क्यू होती थी, लोग compete करते थे। और मुझे बहुत करीबी दोस्तों से पता चला है कि उन्होंने 30% ऊपर देकर घर लिया है। जी। तो ये होम रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो कि अगेन एक एस्टीमेट होता है कि इसकी मार्केट, वो उन्होंने भी देखना है कि इर्द गिर्द कितने घर बिक रहे हैं उसके अंदर। और अब रिसेंटली ये हो गया कि कई इलाकों में आपको पता था कि वो क्लोजिंग डेट आ रही थी उनकी, जी इस डेट तक आप ऑफर्स भेज दें, यानी बहुत जल्द आपके घर बिक रहे थे। तो कहने का मकसद ये था कि वो क्यों था कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अब जब रिसेशन आएगा, लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी और लोगों की इनकम ऑलरेडी कम हो गई है, आगे फ्यूचर के अंदर भी कम होने के चांसेस होंगे। तो और दूसरी तरफ ये है कि जो बैंक, जो लेंडर हैं, वो भी अपना क्राइटेरिया सख्त कर देंगे। जैसा कि आपने देखा था 2008 के बाद क्या हुआ था। पहले सेल्फ सर्टिफाइड मॉर्गेजेस होती थी, हर बंदा खुद सर्टिफिकेट 90% तक मॉर्गेज दे देते थे। 110, 125 जी ओवर कि जी आपको घर के लिए फर्नीचर चाहिए, रेनोवेशन करनी है तो और ले लें पैसे हमसे। तो फिर वही बैंक्स थे जो उन्होंने वो रिवर्स कर दी पॉलिसी, और पॉलिसी रिवर्स करने के बाद आपको एक तरह से जेन्युइन बायर को भी प्रॉब्लम आने शुरू हो गई कि जी ये प्रूफ लेके आओ, ये प्रूफ लेके आओ। तो उन्होंने टाइट कर दिया लैंडिंग क्राइटेरिया। तो अभी भी जो नज़र आ रहा है, जब ये हम थोड़े से इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे और जब नॉर्मल एक्टिविटी शुरू होगी, तो लैंडर्स जो से हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा सख्ती से देखेंगे कि आया ये बंदा जो अफोर्ड भी कर सकेगा 6 महीने के बाद कि नहीं। क्योंकि बैंक्स को ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले सालों के अंदर, जो स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर और हाउसिंग के अंदर भी। कि जब 2008 का क्राइसिस आया कि उनको लॉसेस बर्दाश्त करना पड़े, उन्होंने बिलियंस ऑफ पाउंड राइट ऑफ किए सिर्फ इस वजह से कि उनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा हाउसिंग का आ गया। वो बैंक का काम कोई हाउस रन करना तो नहीं, या हाउस को मार्केट करना तो नहीं है। तो इस वजह से अब वो जो है वही बात कि हाउसिंग के अंदर भी स्लम्प आएगा। खालिद साहब, मैं आपको दोबारा एक बेसिक कोविड-19 के पॉइंट की तरफ लाना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ने छोटे बिजनेस के लिए कुछ ग्रांट्स और कुछ कर्जों की स्कीमों का ऐलान किया है। मैं चाहूंगा कि हमारे आज भी, चूंकि हमारे मोस्टली लोग जो हैं वो छोटे बिजनेस से इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता। पहली बात यह है कि हमारे लोगों को ग्रांट्स और कर्जे का फर्क नहीं पता कि ये ग्रांट्स जो होंगी तो ये क्या होंगी और ये कर्जा, ये थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी ज़रूर। पहली बात तो यह है कि जैसे ये कोविड-19 आया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि यूके वाइड जितने बिजनेसेस हैं उनको गवर्नमेंट ग्रांट देगी, और ये उन्होंने जो ग्रांट है ये लोकल काउंसिल जो आपकी है, जिस लोकल काउंसिल में भी आपका बिजनेस है, उसके थ्रू ये उन्होंने लोगों तक, बिजनेसेस तक देने का प्रोग्राम बनाया और देने की। और उन्होंने इसका क्राइटेरिया बहुत ही आसान रखा है। 2 तरह की ग्रांट्स मिल रही हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं, इधर 10,000 पाउंड्स और 25,000 पाउंड। ये जो ग्रांट का वर्ड है, इसका मतलब है कि ये पैसे आपको बिजनेस के मिल रहे हैं और ये आपने वापस नहीं करने हैं। इट्स नॉट अ लोन। ठीक, इसमें कोई मतलब ये आपकी हेल्प है। ये हेल्प है, ये आपको आपके रेंट के लिए, आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, एम्प्लॉयज को वेजेस देने के लिए, और आपका जो बिजनेस का लॉस हो रहा है उसको कवर करने के लिए, क्योंकि बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। ठीक। तो ये ग्रांट उन्होंने मार्च के लास्ट 10 डेज के अंदर अनाउंस कर दी थी। 19th को अनाउंस की थी। उसके बाद 3-4 दिन के बाद, या डिपेंड करता है आप कौन सी लोकल काउंसिल में, उन लोकल काउंसिल्स ने वो फॉर्म अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट्स पे और लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। अबाउट 23rd 24th ऑफ मार्च से ये ऑनलाइन अवेलेबल है और अब भी है। और लोगों को उस वक्त ये हुआ कि शायद हमारे पास 1 वीक है, क्योंकि लोगों ने गालबन पढ़ा नहीं सही तरीके से। वो 31st ऑफ मार्च, वो समझ रहे थे 31st ऑफ मार्च 2020 इज द लास्ट डे डेडलाइन टू अप्लाई फॉर इट, बट इन फैक्ट इट इज 31st ऑफ मार्च 2021। सो आपके पास तकरीबन 1 साल पूरा था उस वक्त जब अनाउंस किया कि आप इस ग्रांट को क्लेम कर सकें। और क्लेम करने के लिए बहुत ही आसान सा फॉर्म है।
कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए आपको उसके अंदर, और ना उसकी कोई रिक्वायरमेंट टेक्निकल है। मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ, जो भी हम स्कॉटलैंड में रहते हैं, स्कॉटलैंड के अंदर थोड़ा सा हमारा क्राइटेरिया इंग्लैंड से मुख्तलिफ है। इंग्लैंड के अंदर अगर आपका बिजनेस की रेटेबल वैल्यू, रेट जो आप पे करते हैं वो नहीं, रेटेबल वैल्यू वो 15,000 है तो आपको 10,000 मिलेगा। इधर चूँकि स्कॉटलैंड में हम रहते हैं, यहाँ पर अगर आपके रेटेबल वैल्यू 18,000 है शेख साहब, तो फिर आपको 10,000 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कम रियायत है, इंग्लैंड में ज्यादा है जी। उसकी कुछ डिफरेंट रीजंस हैं। यहाँ पर हमें स्मॉल बिजनेस बोनस स्कीम बहुत जेनरस थी और मिलती रही है, इंग्लैंड में नहीं मिलती रही। उन्होंने अभी अनाउंस की थी आगे, थोड़ा सा उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है। कई चीजें डिफरेंट जी। और जो बिजनेसेस 18,000, हम आप स्कॉटलैंड के लिए आपसे बात करेंगे, 18,000 से लेकर जिनकी रेटेबल वैल्यू 51,000 है, इस ब्रैकेट में जितने बिजनेसेस आते हैं उनको 25,000 पाउंड ग्रांट मिलेगी। एक और ग्रांट उन्होंने शुरू किया गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है आप उसमें तफसील से बताएं। पहले तो उन्होंने किराएदार को भी ये कहा था कि आप 3 माह या 6 माह तक बेशक किराया नहीं दे सकते। उन्होंने कानून बना दिया, कोई किराया जो मालिक मकान है किराएदार को बाद निकाल सकेगा। तो इससे ये हुआ कि जो छोटे किराए जो बिजनेसमैन थे, छोटे मालिकान मकान थे जिनके 4-5 थे, ज्यादा बड़ी फर्में नहीं थी, अब उनके पास खाने को कुछ नहीं रहा था, उनकी तो इनकम वही थी। तो अब उनके लिए उन्होंने एक नई स्कीम शुरू की है कि वो 100% किराए के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से। जी, वो तो डेफिनेटली, लेकिन वो हम उस तरफ अब बाद में आते हैं। वो लोन है, हम अभी सिर्फ ग्रांट की बात कर रहे हैं। जी जी। और ये गालबन आप हम बिजनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त। मैं चाहूंगा था, हमारे बड़ा थोड़ा सा टाइम है, मैं चाहता कि आप इसको बस सिर्फ एक्सप्लेन कर दें कि ग्रांट और कर्जे में ये फर्क क्या है। कर्जा वो है जो आपने वापस करना है जी, ठीक है, और उसकी कोई टर्म एंड कंडीशन होती है, ठीक, और वो आप बैंक से ले रहे हैं। अच्छा, ग्रांट को आपको गवर्नमेंट दे रही है और वो लोकल काउंसिल के थ्रू दे रही है। कौन कौन सी ग्रांट्स है और कौन कौन से कर्जे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है? जी, ग्रांट एट द मोमेंट जो बिजनेस के लिए है वो यही है 10,000 और 5,000 की, 10,000 25,000 पाउंड की। और जैसे मैंने कहा, बड़ा सिंपल उसका फॉर्म है। अपनी रेलेवेंट काउंसिल की वेबसाइट पे जाइए, कोविड-19 बिजनेस सपोर्ट ग्रांट लिखिए, फॉर्म डाउनलोड कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम अब लोन्स की तरफ, जो अभी इस वीक मंडे वाले दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, और बल्कि वो अनाउंस तो पहले किया था, उसको इम्प्लीमेंट किया है, लेके आए हैं। वो है स्मॉल बिजनेस बाउंस बैक लोन्स, ठीक। और ये आपको मिलेंगे 2,000 पाउंड से लेके 50,000 पाउंड तक। अच्छा, तो ये लोन ये इंटरेस्ट फ्री होंगे? ये लोन है, और मजे की बात है ये इंटरेस्ट फ्री है, और पेमेंट भी कोई नहीं है फर्स्ट ईयर, नो पेमेंट एट ऑल फॉर द फर्स्ट ईयर। और इसका इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया फॉर 6 ईयर्स, 2.25%। वो तो फिर बिजनेसों के लिए वाकई बूस्ट करने वाली बात है। और मजे की बात यह है कि इसका क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, ना इसमें पर्सनल गारंटी है, आप ना कोई अकाउंट्स देने हैं आपने, सिर्फ आपने जाके बैंक को कहना है कि मेरी, और उनकी वेबसाइट पे मेरी ये सेल है पिछले साल की दिसंबर 2019 तक की, और मुझे उसका 25% अप टू 50,000। सो फॉर एग्जांपल किसी की सेल 200,000 है, उसको आप 50,000 अप्लाई करें तो आपको आपको विद इन 2 डेज लोन आ जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। नए शुरू करने वाले के लिए कर्जा नहीं होगा? नहीं, ये जिन्होंने बिजनेस, ये जो ऑलरेडी बिजनेस में है, हाँ जी, वो सारी बातें उन्हीं के लिए। शेख साहब, हमारे टाइम भी खत्म हो गया। हारिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, आपने हमें कीमती मालूमात दी। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम और नए मौजूआत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।